गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थी। सीडीपी की क्लास लेवल 2 दोनों के लिए है। सभी लोग जल्दी से आ जाएं। प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए सीडीपी की क्लास लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। बच्चों का विकास निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है? बच्चों का जो सिद्धांत होता है वो किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? एक रूपता का, एक आयामी का, रैखिकता का या व्यक्तिगत भिन्नता का? बच्चों का विकास किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? तो ये करता है व्यक्तिगत भिन्नता का। अगला प्रश्न, कथन है कि एक बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से उसके जन्म के समय निश्चित हो जाती है। एक बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से उसके जन्म के समय निश्चित हो जाती है। केवल आनुवंशिकता ही ऐसा एकमात्र कारक है जो बच्चों के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है, या फिर ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता? ए सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों ही गलत है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए और आर दोनों ही गलत है। अगला प्रश्न, मध्य बाल्यावस्था के दौरान जो कि सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखता है, लेकिन जो कि सामाजिकरण के द्वितीय कारक है जो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन कौन से बताएं? परिवार, साथी और मीडिया, साथी, परिवार और विद्यालय, मीडिया, परिवार और विद्यालय, विद्यालय, साथी और मीडिया। मध्य बाल्यावस्था के दौरान परिवार जो कि सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखता है, लेकिन साथी और मीडिया ये सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं? जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं? संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के सिद्धांतों में दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अनुकूलन, आत्मकेंद्रियता, जीववाद, संतुलीकरण। जीन पियाजे के सिद्धांतों में दूसरों के अनुभवों
व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इसको कहते हैं आत्म केंद्रितता। अगला प्रश्न, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ सजा, इनाम व प्राधिकारियों की शक्ति पर आधारित होती है? उत्तर पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, अमूर्त पारंपरिक स्तर। ये होता है पूर्व पारंपरिक स्तर। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधनों के महत्व को अपने सिद्धांत में प्रस्तावित किया था। किसने किया था? लेव वाइगोत्स्की, सामाजिक सांस्कृतिक, लेव वाइगोत्स्की व्यवहारवादी, जीन पियाजे व्यवहारवादी, जीन पियाजे सामाजिक सांस्कृतिक। संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधनों के महत्व को लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न है कि लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे पुनरावृत्ति और स्मरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से निष्क्रिय रूप से सीखते हैं। ऐसा नहीं कहा था वाइगोत्स्की ने। संज्ञानात्मक विकास के 8 क्रमिक चरणों से गुजरते हैं, ये भी नहीं कहा था। विकास में बहुत सारी संभावनाएं हैं जिनमें वे चीज़ें शामिल हैं जो वे दूसरों के समर्थन से करने में सक्षम हैं या फिर जन्म के समय निश्चित बौद्धिक क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। ये भी गलत। आंसर इसका क्या है? सी। तीसरा इसका आंसर है कि विकास में बहुत सारी संभावना है जिनमें वे चीज़ें शामिल हैं जो वे दूसरों के समर्थन से करने में सक्षम हैं। अगला प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका कैसी होती है? एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है, बारंबार अभ्यास व रटंत स्मरण की प्रक्रिया का पालन करती है, सुनिश्चित करती है कि सभी अधिगम परीक्षाओं की तरफ केंद्रित हो, सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सुनिश्चित करती है कि सभी अधिगम परीक्षाओं की तरफ केंद्रित हो, ये भी नहीं होना। बारंबार अभ्यास व रटंत स्मरण का पालन करती है। पहला इसका आंसर है कि बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है। अगला प्रश्न है, खुद को समझने व अपने विचार, संवेग, भावनाएं, अभिप्रेरणा को पहचानने के कौशल किस प्रकार की बुद्धि में है? खुद को समझने व अपने विचार, संवेग, भावनाएं, अभिप्रेरणा को पहचानने के कौशल किस प्रकार की बुद्धि में है? संगीतमय, स्थानिक, अंतःव्यक्तिक, सामाजिक।
ये सभी हैं अंतः व्यक्तिगत बुद्धि। अगला प्रश्न, लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा व संज्ञानात्मक विकास का आपस में कोई संबंध नहीं है। भाषा व संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। भाषा उन साझी अनुभवों को सुसाधित करती है जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक हैं। भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के पश्चात होता है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा किस प्रकार की है कि भाषा उन साझे अनुभवों को सुसाधित करती है जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम के आकलन करने में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? अधिगम के आकलन करने में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? विद्यार्थियों को समान क्षमता वाले समूह में वर्गीकृत करना और नामीकृत करना, विद्यार्थियों के चिंतन प्रक्रियाओं को समझना, बच्चों के सीखने की तैयारी के स्तर पर पता लगाना। दूसरा और तीसरा इसका आंसर होगा। यह कथन कि लड़के बुद्धिमान होते हैं जबकि लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं, किसका उदाहरण है? जेंडर समता का, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर समानता, जेंडर भूमिका में लचीलापन। यह कथन है कि लड़के बुद्धिमान होते हैं जबकि लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं, इसका उदाहरण है कि जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। आकलन किस प्रकार का होना चाहिए? आकलन केवल मात्रात्मक, व्यापक, वानगीकृत, केवल योगात्मक? आकलन व्यापक होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि बच्चों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए? बच्चों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए? कि बच्चों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए, बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, धीमी गति से सीखने वालों की पहचान और नामीकरण के लिए, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए। मूल्यांकन का जो उपयोग किया जाता है और मूल्यांकन जो किया जाता है वो सिर्फ इसलिए किया जाता है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार लाया जा सके। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है? समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है? प्रत्येक छात्र की क्षमता को बढ़ाने में, प्रत्येक छात्र की क्षमता को बढ़ाने में, सीखने में कमियों के रूप में देखने पर, शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर संज्ञानात्मक कौशल के आकलन पर, प्रत्येक बच्चे के सीखने और मूल्यांकन के समान मानदंड निर्धारित करने पर, प्रत्येक बच्चे के सीखने और मूल्यांकन के समान मानदंड निर्धारित करने पर समावेशी शिक्षा बल देती है। यानी समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है? तो प्रत्येक छात्र की क्षमता को बढ़ाने पर। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों में सीखने की क्षमता है और उन्हें कक्षा में अपनेपन का एहसास
कराते हैं जो उनके प्रदर्शन में सुधार की संभावना है। बच्चों और उनकी क्षमताओं के बारे में शिक्षकों का विश्वास बच्चों को प्रभावित करता है। इसका मतलब है कि ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, सामग्री की प्रस्तुति को सुगम बनाती है। कई तरीके सभी बच्चों के अधिगम को सुगम बनाते हैं या कई तरीके केवल विशेष बच्चों को सुगम बनाते हैं। एक समान तरीके सभी बच्चों के अधिगम, एक तरीके केवल सामग्री की प्रस्तुति कई तरीके सभी बच्चों के अधिगम को सुगम बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समायोजन नहीं है। कार्यों के बीच बार बार विराम के लिए समय, परीक्षण के लिए आवंटित समय का विस्तार, न्यूनतम विकर्षणों के साथ कार्यस्थल प्रदान करना, मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण। ये नहीं होना चाहिए। कौन सा? मानकीकृत परीक्षण उचित समायोजन नहीं होता। अगला प्रश्न है, धारणाओं में लचीलापन। धारणाओं में लचीलापन, धारा प्रवाहिता और मौलिकता निम्नलिखित में से किसकी प्रतिनिधिक अभिज्ञ विशेषता है। धारणाओं में लचीलापन, धारा प्रवाहिता और मौलिकता निम्नलिखित में से किसकी प्रतिनिधिक अभिज्ञ विशेषता है। ये रचनात्मक शिक्षार्थी की है। अगला प्रश्न है कि शिक्षकों को पाठ्यचर्या और मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। लचीला और रचनात्मक। शिक्षकों को लचीला पाठ्यचर्या और रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। एक शिक्षक को छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनने में सक्षम किस प्रकार बनाना चाहिए। भय उत्पन्न करके, तनाव और तनाव को प्रेरित करके, निष्क्रिय संस्मरण रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके या फिर समान सोच के उपयोग को प्रोत्साहित करके। एक शिक्षक को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनने में सक्षम किस प्रकार बनाना चाहिए। भय उत्पन्न करके नहीं बनाना चाहिए, तनाव और तनाव को प्रेरित करके भी नहीं बनाना चाहिए, निष्क्रिय संस्मरण रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके भी नहीं बनाना चाहिए, केवल समान सोच के उपयोग को प्रोत्साहित करके। मध्य विद्यालय के छात्रों में ज्ञान निर्माण और अर्थ बनाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। सक्रिय अन्वेषक, सामाजिक संपर्क, प्रयोग, व्यवहार का अनुबंधन, सभी का करना चाहिए। इसका आंसर है कौन सा? तीसरा, सक्रिय अन्वेषक, सामाजिक संपर्क और प्रयोग तीनों का करना चाहिए, व्यवहार का अनुबंधन नहीं।
निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों की अवधारणात्मक समझ को बढ़ावा नहीं देगी? छात्रों को बैकबोर्ड से ज्यों के त्यों उत्तर कॉपी करने के लिए कहना, विद्यार्थियों से किसी सहकर्मी को अवधारणाएं समझाने के लिए कहना, विद्यार्थियों से उदाहरणों और गैर उदाहरणों के बारे में सोचने के लिए कहना, छात्रों को पिछली अवधारणाओं के साथ संबंध बनाने के लिए कहना। तो जो रणनीतियाँ छात्रों की अवधारणात्मक समझ को बढ़ावा नहीं देंगी वो सिर्फ इसलिए कि छात्रों को बैकबोर्ड से ज्यों का त्यों उत्तर कॉपी करने के लिए कहना, इससे नहीं होगी। अगला प्रश्न है कि मध्य विद्यालय के शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की वैकल्पिक भ्रांतियों से कैसे निपटना चाहिए? उन्हें अनदेखा करके, उन्हें सजा देकर, उन्हें इनाम देकर, उन्हें संबोधित करके। भ्रांतियों से निपटना है तो उन्हें संबोधित करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि संवाद व चर्चा के दौरान बच्चों के सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने हतोत्साहित करना चाहिए, अवहेलना करनी चाहिए, दंडित करना चाहिए, सुसादित करना चाहिए। तो संवाद व चर्चा के दौरान बच्चों के सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने चाहिए, सुसादित करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जा सकता है? प्रतिक्रियात्मक सदृढ़ता को बढ़ावा देकर, अभिसरण सोच को बढ़ावा देकर, कार्यात्मक स्थिरता को बढ़ावा देकर, सहज अनुमान को बढ़ावा देकर। समस्या समाधान की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जा सकता है? सहज अनुमान को बढ़ावा देकर। अगला प्रश्न है कि मध्य विद्यालय की कक्षा में छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि विजेता और हारे हुए बच्चों के नामीकरण उन्हें रचनात्मक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। नज़रअंदाज किया जाना चाहिए और छात्रों को यह तय करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए कि क्या वे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह छात्रों को प्रतिस्पर्धी बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के लिए तैयार करता है। हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह छात्रों के तनाव और चिंता को बढ़ाता है, जिसकी उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा हो। यानी इसका तीसरा आंसर हो क्योंकि प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जब बच्चे की भावना का अनुभव करते हैं तो उनके सीखने में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शर्म का भय, खुशी, अपमान। जब बच्चे खुशी की भावना का अनुभव करते हैं तो उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। छात्रों को अपनी सफलता और विफलता के लिए आंतरिक कारकों को जिम्मेदार ठहराने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे उन्हें खुद पर रचनात्मक रूप से काम करने में मदद मिलती है। सफलता और असफलता के आंतरिक गुण व्यक्तियों को कड़ी मेहनत करके अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। सभी विद्यार्थियों ने ये क्लास देखी अच्छे से। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सीटेट 2024 7 जुलाई को होने वाला है, उसके लिए प्रिपरेशन जारी है।
तो चैनल से सभी लोग जुड़ें। जिन लोगों को सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है, अच्छे मार्क्स लाना है, उन सभी के लिए क्लास रखी गई है। निःशुल्क कक्षाएं प्रारंभ हैं। अनुष्का एकेडमी ग्वालियर यूट्यूब चैनल से जुड़ें और फ्री परीक्षा की तैयारी करें। अगले दिन फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।